सर्वनायक सीरीज़। ये नाम सुनते ही किसी भी आम कॉमिक्स प्रशंसक के मन में दो तरह की भावनाओं का जन्म लेना बहुत ही लाजमी होता है। पहली भावना खुशी की और राहत की। खुशी इस बात की कि इतनी पॉपुलर जो सीरीज़ रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, उसका अगला भाग आना आपको खुशी देता है। राहत इसलिए कि आपको पता नहीं है कि कितने पार्ट तक चलेगी, बट एटलीस्ट इस बात का में संतोष है कि यू आर मूविंग वन स्टेप क्लोजर टू द कंक्लूडिंग पार्ट विद एवरी न्यू इशू। अब जो दूसरी तरह की भावना है उस पर गौर करिए, वो है फ्रस्ट्रेशन की, गुस्से की। जो पाठक वर्ग है, भारतीय पाठक वर्ग है, वो कुपित है। वो इसलिए कि कितनी भी अच्छी स्टोरी लाइन बन पड़ी हो, उसको एक तय सीमा के अंदर ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता है। यू कैन नॉट लेट पीपल वेट फॉर एवर। और इसमें से कई पाठक वर्ग ऐसे हैं जो कि अपनी दिनचर्या में बाकी कामों को भी समय देते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके घर परिवार हैं, और मोस्टली व्यस्त लोग हैं जो इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं, पिछले 30 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है उनके लिए। यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस सीरीज़ के अब तक 15 पार्ट्स आ चुके हैं। नो डाउट हर एक पार्ट अपने आप में काफ़ी अब्जॉर्बिंग रहा है, काफ़ी रोचक रहा है। रहस्य, रोमांच और नए नए रेवलेशन, जो नई नई चीज़ें निकल के आई हैं, उस मामले में बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके बारे में पाठकों को अभी तक ये नहीं बताया गया है कि टोटल कितने पार्ट्स की सीरीज़ है और किस समय सीमा के अंदर ये पूरी की जाएगी। काफ़ी कारण रहे हैं इसके। गुप्ता बंधुओं के बीच में आपस में जो विवाद वगैरह हुआ था, उसके चलते काफ़ी लेट हुए। फिर कुछ और कारणवश भी रहे होंगे। हम श्योर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आर्टिस्ट की जो एक पूरी टीम होती है, उनको संभालने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ा होगा, वी कैन ओनली इमेजिन। लेकिन यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बताया नहीं गया है। विश्वसनीय सूत्रों की अगर माने, जो कि मुझे पता लगा है, मेरे संवाद होते रहते हैं कॉमिक्स से जुड़े लोगों से, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा था कि ओरिजिनली इसको तकरीबन 23-24 भागों में लिखा गया था और उसी तरीके से इसने आना भी है बाज़ार में। तो उस हिसाब से 15 पार्ट्स अभी हो चुके हैं, 9 पार्ट्स का आना अभी बाकी है। यहाँ पर 16वां भाग तो आया नहीं, एक पैरेलली नई सीरीज़ शुरू हो गई है और उस सीरीज़ का नाम है स्थापत्य खंड। स्थापत्य खंड, स्थापत्य बेसिकली एक वर्ड है, संस्कृत का कह सकते हैं, जो कि वास्तुकला से संबंधित है। अब इस कॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उसकी क्या मायने हैं, ये कॉमिक्स पैरेलली क्यों चलाई जा रही है ऐसे मौके पे, जबकि जो मेन इवेंट चल रहा है, जो मेन सीरीज चल रही है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसके काफ़ी भाग आने बाकी हैं। और इसके क्या मायने हैं, क्या वैल्यू रखती है, व्हाट ऑल डज इट हैव टू ऑफर टू इट्स रीडर्स, ये सब जानेंगे आज हम आज के वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल, और चलते हैं अगले भाग की तरफ। दोस्तों, बात करेंगे टीम क्रेडिट्स की, लेकिन उससे पहले जल्दी से नज़र दौड़ा लेते हैं इस कॉमिक्स के मुख्य पृष्ठ की ओर, जो कि हेमंत कुमार जी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, बहुत ही शानदार बन पड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। गगन, विनाशूत, लीजा, जादूगर, महाबली जोंगा, वेगा और अभेद्य, ये सारे सेकंड लीड ऑफ सुपर हीरोज़ हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं पृष्ठभाग की ओर चलें तो युगम, संजू और 10 डेडलीस्ट जो क्रिएचर्स हैं, फिर भूतनाथ, ये सब इंटरेस्टिंग किरदार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब अंदर की तरफ चले तो हमेशा की तरह आभार पत्र यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन आज हम फोकस करेंगे दोस्तों क्रेडिट पेज की ओर। आज मैं आपको हमेशा की तरह जो क्रिएटिव टीम मेंबर्स हैं उनके नाम एक एक करके नहीं पढ़ के बताऊंगा, बल्कि अपनी एक चिंता को जाहिर करूंगा। वो चिंता ये है कि इस पूरे क्रेडिट पेज में से कहानीकार नितिन मिश्रा जी के नाम का गायब होना, ये एक बेहद ही चिंता का विषय है। इस गलती को मानवीय भूल करार देकर कवरअप करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये इतनी आसानी से पचने वाली बात नहीं है। देखिए, कहानीकार ही आधार स्तंभ होता है किसी भी कॉमिक बुक का। कहानी होगी, उसके बाद ही आप आर्टवर्क के बारे में सोचते हैं, स्याहीकारों के बारे में सोचते हैं, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। सो सबसे बड़ी भूल ये है कि आपने इतने बड़े आधार स्तंभ, इतनी बड़ी कड़ी को मिस कर दिया और उसके बाद ये सोचा कि दिस विल बी ओके विद द ऑडियंस। अब कहानी के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ऑलरेडी सर्वनायक सीरीज़ चल रही थी तो उसके समानांतर इस सीरीज़ को लाने के पीछे मतलब क्या इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, ये जान लेते हैं हम। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे दोस्तों कि कॉमिक जगत में एक टर्म होता है टाई इन्स करके। अब ये टाई इन्स क्या होता है? जब मान लीजिए जो सर्वनायक सीरीज़ चल रही है वो एक बिग मेन इवेंट है, वहाँ पे पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, बहुत से
अलग अलग युग से सुपर हीरोज़ आ रखे हैं। देयर इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ सुपर हीरोज़, देन सेकेंड, देन थर्ड, इसी तरह सुपर विलेंस भी हैं। तो जब मेन सीरीज़ में सारा फोकस दमदार किरदारों पर रहता है जो कि मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे में जो सेकंड लाइन ऑफ सुपर हीरोज़ है और फॉर दैट मैटर थर्ड लाइन ऑफ सुपर हीरोज़, उनके ऊपर ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है और पाठकों के मन में कुछ एक खलबली होती है। देखिए कई लोग तो इसको मिस कर जाते हैं, लेकिन जो कॉमिक बफ्स होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि भाई ये जो लेसर नोन हीरोज़ हैं इनका क्या मोटिवेशन है इस बिग इवेंट से जुड़ने का। तो उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए टाई इन्स के रूप में एक कॉमिक बुक लाई जाती है। ये एक सिंगल शॉट कॉमिक बुक भी हो सकती है या फिर एक सीरीज़ भी हो सकती है। ये जो टाई इन कॉमिक हमारे पास है स्थापत्य खंड, इसको एक सीरीज़ के फॉर्म में लाया जा रहा है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। अब इस फर्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, इसमें वो सारे किरदार, चाहे वो गगन हो, विनाशुत हो, अभेद हो, लीजा हो, इनके बैक स्टोरी को बताया जाएगा, इनके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा कि इनके क्या मोटिवेशन है, ठीक है, इनके ये किन किन कारणवश ये इस बड़े इवेंट से जुड़े जहाँ पे और भी सुपर हीरोज़ जुड़े हुए हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा। अब ये जो टाई इन सीरीज़ होती हैं दोस्तों, ये अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो इससे आपका जो मेन सीरीज़ है, मेन इवेंट है सरनायक सीरीज़, उसके पढ़ने में कोई आपको मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है। दीज आर ऑल एड ऑन्स। अगर आप उस तरह के मूवी बफ या कॉमिक बफ हैं कि आपको हर एक चीज़ की डिटेलिंग में जाने की आदत है, आपको इंटरेस्ट करता है, यू थिंक ऑफ पैरेलल स्टोरी लाइन्स कि क्या हुआ होगा अगर ऐसा हुआ तो वो क्यों आया, ये क्यों आया, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीज़ें बाज़ार में उतारी जाती हैं। तो जो कॉमिक बफ्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, उनकी जो तृष्णा होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, वो इससे शांत होती है। और लगे हाथों पब्लिशर्स और जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, अगर हम मोशन पिक्चर्स की बात करें, तो वो कुछ अच्छा खासा पैसा इसके थ्रू कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। अब इस स्थापत्य खंड की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 किरदारों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया है। पहला है भीमकाय अडिग, दूसरा है अज्ञात उर्फ अघोरी, और तीसरा है 10 डेडलीस्ट, वो जो 10 चुनिंदा एनिमल्स हैं जिनको एक साइंटिफिक प्रयोग के चलते बहुत ही मारक शक्ति प्रदान कर दी गई है, जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं। तो इन तीनों की बैक स्टोरी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है और फिलहाल इनकी कहानी को मेन इवेंट से अभी तक जोड़ा नहीं गया है। आई थिंक आगे भी कुछ और पार्ट्स आने हैं इसके, जहाँ पे बाकी और किरदारों की भी बैक स्टोरीज बताई जाएगी, जैसे जादूगर या बाकी और लोग। तो फिर उसको लास्ट में समाहित करके एक क्रिएटिवली उसको इस तरह से कुछ मोड़ दिया जाएगा कि सबके लिंकेज बने मेन इवेंट से, कि किस तरह से वो सरनायक प्रतियोगिता से जुड़े। सो ये सब कुछ इसमें चल रहा है। कहानी की बात करें तो एवरेज लगी मुझे, एक अच्छे रोचक अंदाज में बताने की कोशिश करी है, लेकिन थोड़ा सा एक मज़ा जो होता है बैक स्टोरी जानने में, वो क्यों ख़राब हुआ वो बताऊंगा मैं आपको अगले सेक्शन में, जो कि है आर्ट वर्क से जुड़ा हुआ। आर्ट वर्क की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आर्ट वर्क के मामले में ये कॉमिक्स जो है मार खा जाती है। आप देख सकते हैं कि 5 डिफरेंट आर्टिस्ट के नाम यहाँ पर हैं, उन 5 का डिफरेंट काम इसमें समाहित किया हुआ है। नरेश कुमार स्थापत्य, दिलदीप सिंह अडेग, विनोद कुमार 10 डेडलीस्ट, सुशांत पांडा दी डेडली डेट और ईशान त्रिवेदी अज्ञात। तो शुरुआती ये जो आप पेजेस देख रहे हैं ये सारे दिलदीप भाई का, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज प्रीवियस वर्क्स, तो ये इसलिए थोड़ा सा औसत दर्जे का लग रहा है। और जहाँ ये ख़त्म होता है, जहाँ से अघोरी की कहानी शुरू हो रही है अज्ञात की, देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पर इसका आर्ट वर्क इनफैक्ट ईशान त्रिवेदी ने किया है अज्ञात का, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन यहाँ पर ना आपकी एक तरह से कंटिन्यूटी टूट जाती है, मतलब एज अ रीडर आप जैसे ही एक तरह के आर्ट के अभ्यस्त होते हैं, दूसरे आर्टिस्ट का आर्ट वर्क और उसका स्टाइल शुरू हो जाता है, तो आप ना एक पकड़ नहीं बना पाते, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील होती है। ये पेजेस बहुत ही शानदार बन पड़े हैं बाय द वे ईशान द्वारा, लेकिन यहाँ से फिर नरेश जी का आर्ट वर्क शुरू हो गया, दूसरी स्टोरी लाइन दूसरी नहीं है, उसी की कंटिन्यूटी में कुछ और पेजेस बनाए हैं, तो वो दिक्कत करता है। फिर आगे चल के ये 10 डेडलीस्ट वाला आर्ट वर्क शुरू हो गया, सो ये विनोद कुमार जी ने बनाया है। तो उसके बाद फिर आपको सुशांत पांडा जी का दिखेगा, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है पूरी कॉमिक बुक के दौरान, जो कि आपको काफ़ी खलता है। एज अ रीडर यू फील इंटरप्टेड, यू फील देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द थीम एंड द रिदम ऑफ आर्ट वर्क।
इन सब के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि ये सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ पहले ही डिजिटल फॉर्मेट में राज कॉमिक्स के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर छप चुकी थी। उसको एक हार्ड कॉपी के रूप में अभी लाया गया है। बट एनीवे, इन सब कमी के बावजूद मुझे कुछ पैनल्स बहुत अच्छे लगे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लार्जली घोरी के हैं एंड थैंक्स टू ईशान त्रिवेदी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो उनके बनाए पैनल्स ने काफ़ी इम्प्रेस किया मुझे। आगे की और भी बढ़ेंगे तो पैनल दर पैनल कुछ ना कुछ एक फ्रेम्स आपको ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाए हुए हैं। अगर मैं ईशान त्रिवेदी जी के बियॉन्ड जाके देखूं बाकी आर्टिस्ट लोगों का काम, तो मुझे कुछ खास इम्प्रेसिव लगा नहीं। बात करेंगे साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टीज़ की। बिग साइज़ में अवेलेबल है दोस्तों ये, और अभेद्य का मिनी क्यूट स्टैंडी इसके साथ हमें मिलता है नॉवेल्टी के रूप में। आप देख ही रहे कैसा फ़नी सा क्यूट सा, और पेजेस इसके 94 हैं दोस्तों, और मूल्य 500 रुपये है। बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। तो देखिए दोस्तों, ये जो टाई इन कॉमिक्स होती हैं, इनको लाना हमेशा से एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। वो इसलिए कि जो एक आम पाठक वर्ग है, उनका जो लेसर नोन हीरोज़ और कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी बैक स्टोरी जानने में उनका कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है। जो एब्सोल्यूट डाई हार्ड कॉमिक फैंस होंगे वही जानना चाहेंगे कि भाई ये गगन और विनाश सूद की बैक स्टोरी क्या है, वो क्यों जुड़े इस मेन कहानी से, उनका क्या रोल है, उनके क्या मोटिवेशंस हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऑलरेडी आपके पास एक लिमिटेड पाठक वर्ग है जो कि आपकी कॉमिक्स को खरीदेगा। ऐसे में ये आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो लोग तो पढ़ें, उनको मज़ा आए, बाद में बाय वर्ड ऑफ माउथ बाकी लोग भी इसको खरीदें जो कि पहले नहीं खरीदना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो बात नज़र नहीं आती है। कहानी बहुत ही औसत दर्जे की है और जो आर्टवर्क है उसमें बिखराव कुछ ज़्यादा ही है। मैं यही कहूँगा कि इकलौता जो इसका प्लस पॉइंट है, जो हमें राहत देता है, वो है इसका कवर आर्ट। ये इसका मुख पृष्ठ है, ये इसका पृष्ठभाग देख लीजिए। तो ये कवर आर्ट के चलते ही आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव है, हेमंत भाई द्वारा बनाया गया है, और इस एक आर्टवर्क के चलते आप इसको खरीद सकते हैं। फ्रैंकली कहूँ तो मैंने भी ये कवर आर्ट देखकर इसको ख़रीदा है, और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू करने की भी होती है, तो फिर वो भी एक कारण है। बट मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा मोटिवेशन इस कॉमिक्स को ख़रीदने के पीछे जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। आई होप कि मुझे कुछ और कारण भी मिले होते, या फिर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहता कि मैं आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाऊँ। बट अफसोस जो है यही है। आप अपने अपने निर्णय ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा और जल्दी मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो में। गुड बाय।